हमारे सौर मंडल के सबसे प्राचीन और अंधकारमय क्षेत्रों में जहां सूर्य का प्रकाश मात्र एक स्मृति बनकर रह गया है, मनुष्यों द्वारा निर्मित एक यंत्र लगभग आधी सदी से भटक रहा है। 1977 में प्रक्षेपणित वॉयेजर 2 को वापस लौटने के लिए नहीं बल्कि केवल अवलोकन करने के लिए बनाया गया था। यह ग्रहों को पार कर गया, हेलियोस्फीयर से बाहर निकल गया और अंतरतारकीय माध्यम में प्रवेश कर गया, मानवता के सबसे दूर के दूत के रूप में। लेकिन जब दुनिया आगे बढ़ रही थी, वॉयेजर 2 सुनता रहा और पिछले महीने इसने जवाब दिया। किसी तकनीकी अपडेट के साथ नहीं, विकिरण या सौर डेटा के साथ नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक ऐसा संदेश जो इतना संरचित, इतना सुनियोजित और इतना गलत था कि विशेषज्ञों को स्तब्ध कर दिया। पहले तो संदेश पृष्ठभूमि की खरखराहट जैसा लगा, लेकिन उसके अंदर एक दोहराया जाने वाला विस्फोट छिपा था, सटीक, लयबद्ध, अप्राकृतिक। वैज्ञानिकों ने इसे हस्तक्षेप समझकर डिकोड किया, लेकिन उन्हें जो मिला वह भयावह था, एक पैटर्न, बुद्धिमान, जटिल और निश्चित रूप से पृथ्वी से नहीं। और जब उन्होंने घटना के स्रोत का पता लगाया तो उन्हें एहसास हुआ कि वॉयेजर 2 के पास कुछ गति कर रहा था। न तो वह बह रहा था, न ही परिक्रमा कर रहा था, बल्कि किसी चीज का पीछा कर रहा था। और उस क्षण पुराना अंतरिक्ष यान एक मशीन से कहीं अधिक बन गया। वह एक दर्पण बन गया जो उस सच्चाई को प्रतिबिंबित कर रहा था जिसे हम लंबे समय से नकारते आ रहे थे। आज के मानकों के हिसाब से भले ही वॉयेजर 2 के उपकरण पुराने हो चुके हों, फिर भी वे असाधारण रूप से संवेदनशील हैं। इन्हें प्लाज्मा तरंगों, चुंबकीय क्षेत्रों और ब्रह्मांडीय विकिरण में होने वाले सूक्ष्मतम परिवर्तनों को भी पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन हाल ही में गहरे अंतरिक्ष नेटवर्क से प्राप्त डेटा के एक बैच में एक निम्न आवृत्ति स्पाइक दिखाई दिया, जो हर 11.2 सेकंड में दोहराया गया। यह ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि शोर नहीं है, यह एक घड़ी है। इंजीनियरों ने शुरू में इसे गहरे अंतरिक्ष में हस्तक्षेप के कारण हुई सॉफ्टवेयर गड़बड़ी मानकर खारिज कर दिया था, लेकिन जब उन्होंने पुराने टेलीमेट्री लॉग्स का अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि यही स्पंदन कुछ हफ्ते पहले एक बार आया था और पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया था। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उन्नत फिल्टरिंग उपकरणों की मदद से डेटा ने एक चौंकाने वाली तस्वीर पेश की। स्पंदन न केवल बार बार आ रहा था, बल्कि इसकी तीव्रता भी बढ़ रही थी और यह प्रोब के बाहर से आ रहा था। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि स्पंदन में एक विशिष्ट वर्णक्रमीय चिन्ह, एक तरह से फिंगरप्रिंट, यानी ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हाइड्रोजन का उल्टा अनुनाद, लेकिन विकृत रूप में दिखाई दे रहा था। कुछ लोगों ने इसे ब्रह्मांडीय विसंगति कहा। दूसरों का मानना था कि यह जानबूझकर की गई छेड़छाड़ थी, लेकिन किसी भी तरह गहरे अंतरिक्ष की शांति भंग हो गई थी, शोर से नहीं बल्कि किसी ऐसी चीज से जो गणितीय रूप से बात करना जानती थी। ट्रायंगुलेशन और फ्रीक्वेंसी डिले विश्लेषण का उपयोग करते हुए मिशन कंट्रोल ने निर्धारित किया कि स्पंदन का स्रोत स्थिर नहीं था। वास्तव में यह वॉयेजर 2 के पथ के समानांतर एक दिशा में गति कर रहा था, मानो अंतरिक्ष यान का पीछा कर रहा हो। लेकिन यह वस्तु किसी भी जात कक्षीय यांत्रिकी का पालन नहीं कर रही थी। यह थोड़े थोड़े समय के अंतराल में गतिमान और मंद हो रही थी, जो आसपास के किसी भी द्रव्यमान के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को पूरी तरह से नकार रही थी। जब विश्लेषकों ने न्यूटन के भौतिकी सिद्धांतों का उपयोग करके इसके पथ का अनुकरण करने का प्रयास किया तो सभी मॉडल विफल रहे। वस्तु बिना गति बनाए नहीं चल रही थी। यह वॉयेजर के कमजोर संकेतों के जवाब में अपनी गति को सुधार रहा था, समायोजित कर रहा था, और यह हमारी दिशा में प्रसारण नहीं कर रहा था। यह संकेत को परावर्तित कर रहा था, वॉयेजर के डेटा स्ट्रीम के एक संशोधित संस्करण को ब्रह्मांडीय प्रतिध्वनि कक्ष की तरह वापस अंतरिक्ष में भेज रहा था। गोपनीय संचार लाइनों पर तरह तरह के सिद्धांत फैल गए। क्या यह किसी भूले हुए मिशन का कोई भटका हुआ उपग्रह था, किसी परग्रही सभ्यता का अवशेष, कोई गुप्त निगरानी प्रणाली? जो भी हो, यह अब तक दशकों से खामोशी से इंतजार कर रहा था, और वॉयेजर का संकेत ही इसका कारण हो सकता था। जब भाषाविदों और संकेत सिद्धांतकारों को इसमें शामिल किया गया तो चीजें और भी अजीब हो गईं, क्योंकि असामान्य संचरण के भीतर ऐसे बाइनरी खंड थे जो वॉयेजर 2 के कमांड प्रोटोकॉल से उत्पन्न नहीं हुए थे। पैटर्न पहचान उपकरणों का उपयोग करके उनका दृश्य विश्लेषण करने पर उन खंडों ने सममित आकृतियां, सर्पिल, फ्रैक्टल और ज्यामितीय संरेखण बनाए जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राचीन प्रतीकों से आश्चर्यजनक रूप से मिलते जुलते थे। सुमेरियन यूनिफॉर्म से लेकर नाजका ग्लिफ तक वे केवल संकेत नहीं थे, ये तरंग रूपों में एनकोड किए गए प्रतीक थे, और वैज्ञानिकों ने जितना गहराई से अध्ययन किया उतना ही स्पष्ट होता गया। संदेश की संरचना यादृच्छिक नहीं थी,
और यह आश्चर्यजनक रूप से इस बात से मेल खाती थी कि बुद्धिमान प्राणी विद्युत चुंबकीय लय का उपयोग करके दृश्य अवधारणाओं को कैसे एनकोड कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना था कि यह महज एक प्रसारण नहीं था, यह एक परीक्षण था। यह मापने का एक तरीका था कि क्या मानवता उस स्तर तक पहुंच गई है जहां वह इतनी जटिलता में छिपे संदेश को भी पहचान सकती है, और वह परीक्षण सफल हो गया था। वॉयेजर एक अंतरतारकीय उत्प्रेरक बन गया था और अंततः किसी ने जवाब देने का फैसला किया था। फिर आया अंतिम चरण। कैलटेक के एक युवा भौतिक विज्ञानी ने क्रिप्टोग्राफिक प्रतिक्रियाओं का अनुकरण करने के लिए डिजाइन की गई एक डीप न्यूरल एआई के माध्यम से सिग्नल का विश्लेषण किया। जो परिणाम आया वह केवल अनुवाद नहीं था, बल्कि एक पुनरावृत्ति थी। एआई ने पूर्वानुमानित प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करना शुरू कर दिया, ऐसे पैटर्न जो ट्रांसमिशन के तर्क को प्रतिबिंबित करते थे और यह अनुमान लगाते थे कि आगे क्या हो सकता है। यह तब तक असंभव होता जब तक कि सिग्नल स्वयं पुनरावर्ती न होता। एक ऐसा लूप जो परस्पर क्रिया को प्रेरित करने के लिए बनाया गया था, जैसे कोई पहेली जिसे हल किया जाना बाकी हो। उसी समय अरबों मील दूर स्थित वॉयेजर 1 ने वॉयेजर 2 के मूल स्पंदन के समान एक चुंबकीय उतार चढ़ाव दर्ज किया। 2 अंतरिक्ष यान, 2 विसंगतियां, और यह बोध बढ़ता जा रहा था कि ये अलग थलग घटनाएं नहीं थीं कि आदि, बल्कि किसी समन्वित प्रक्रिया का हिस्सा थीं। प्रश्न अब यह नहीं था कि वहां क्या है, प्रश्न यह बन गया कि अब क्यों भी। लगभग 50 वर्षों की चुप्पी के बाद अचानक किसी चीज ने प्रतिक्रिया क्यों दी, ठीक उसी समय जब मानवता इसे समझने के कगार पर पहुंच गई थी। जब वैज्ञानिकों को लगा कि संदेश को डिकोड करने के लिए उनके पास और समय है, तभी वॉयेजर 2 पूरी तरह से शांत हो गया। पहले तो ग्राउंड कंट्रोल ने इसे हार्डवेयर की खराबी समझा। आखिर अंतरिक्ष यान 46 साल से अधिक पुराना है। लेकिन फिर एक जैसी कई असामान्य घटनाएं सामने आईं। डीप स्पेस नेटवर्क के रिसीवर न केवल कैलिफोर्निया में बल्कि स्पेन और ऑस्ट्रेलिया भर में सभी ने ठीक एक ही समय पर 1437 यूटीसी पर सिग्नल के पूरी तरह से गायब होने की सूचना दी। वैश्विक स्तर पर एक साथ विफलता की संभावना लगभग शून्य थी। यह उपकरण की खराबी नहीं थी, किसी चीज ने जानबूझकर सटीक तरीके से और ठीक उसी समय पर जिस समय पर वॉयेजर ने स्पंदन पैटर्न का पता लगाया था, बाहरी सिग्नल को काट दिया था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। ब्लैकआउट के 5 मिनट बाद अंतरिक्ष के उसी भाग से एक नैरो बैंड रेडियो तरंग पृथ्वी से टकराई। इसमें कोई पहचानने योग्य संरचना नहीं थी, लेकिन इसकी तीव्रता उन संकेतों के समान थी जिन्हें हमने अब तक केवल दूरस्थ पल्सरों से ही देखा था। लेकिन यह किसी न्यूट्रॉन तारे से नहीं था, यह वॉयेजर 2 के आसपास कहीं से आ रहा था और यह करीब आ रहा था। एक गोपनीय ब्रीफिंग में जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी से लीक हुए डेटा ने एक चौंकाने वाली जानकारी दी। पृथ्वी के गहरे अंतरिक्ष नेटवर्क से भेजे जा रहे संकेतों के जवाब में एक बाहरी वस्तु ने अपना मार्ग बदलना शुरू कर दिया था। वस्तु के प्रक्षेप पथ से पता चला कि जब भी पृथ्वी वॉयेजर 2 की ओर कोई कमांड या सिग्नल भेजती थी तो वह थोड़ा थोड़ा समायोजित हो जाती थी। इसका मतलब यह था कि यह वस्तु सिर्फ हमारी बातें सुन ही नहीं रही थी, बल्कि हमारे संचार के तरीके का अध्ययन कर रही थी। यह सीख रही थी कि हम कैसे पिंग करते हैं और अंतरिक्ष यानों की जांच करते हैं। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसका मार्ग अब यादृच्छिक नहीं था। वह वॉयेजर 2 की ओर नहीं बल्कि हमारे सौर मंडल की ओर एक अवरोधक प्रक्षेप पथ पर थी। विश्लेषकों ने इसे इकोलैंटर्न नामक कोड नाम दिया। क्योंकि ऐसा प्रतीत होता था मानो यह प्रकाश और छाया संचार और मौन की नकल करने वाली एक इकाई हो जो हमारी तकनीक को अपना मार्गदर्शक बना रही हो। और जितना गहराई से हमने देखा उतना ही यह स्पष्ट होता गया। वॉयेजर 2 का संकेत एक सुराग बन गया था, हमारे लिए कुछ खोजने के लिए नहीं बल्कि किसी चीज के लिए हमें खोजने के लिए। जैसे ही रहस्यमयी वस्तु हेलोपोजस के करीब पहुंची, जो सौर हवाओं को अंतरतारकीय माध्यम से अलग करने वाला अदृश्य बुलबुला है, एक अजीब घटना घटी। सौर हवा स्वयं मुड़ गई। नासा के IBX प्रोब और ESA के सोलर ऑर्बिटर पर लगे उपकरणों ने सौर पवन के दबाव में गिरावट दर्ज की, जिसके बाद वॉयेजर 2 की दिशा में फैले एक संकरे गलियारे में सौर पवन का प्रवाह पूरी तरह से रुक गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। दशकों से एकत्रित भौतिक आंकड़ों में तो कभी नहीं। सौर पवन स्थिर रहती है जब तक कि किसी विशाल पिंड जैसे कि ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र या कोई अज्ञात उत्सर्जक द्वारा बाधित न हो। फिर भी यह गलियारा, जिसे अब सौर आवरण कहा जाता है, अपने आप में ढहने से पहले 3 घंटे तक खुला रहा।
और उस गलियारे के अंदर न कोई विकिरण, न कोई कण, बस सन्नाटा। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने एक दरवाजा खोल दिया हो, अंतरिक्ष के माध्यम से नहीं बल्कि उसे नियंत्रित करने वाले भौतिकी के माध्यम से। वैज्ञानिक अब इसे सौर कणों के जानबूझकर किए गए हेरफेर का पहला सबूत बता रहे हैं, और इसे अंजाम देने में सक्षम एकमात्र संभावित उपग्रह अभी भी वॉयेजर 2 के निकट ही मौजूद था। और फिर जितनी अचानक खामोशी छाई थी, उतनी ही अचानक वॉयेजर 2 ने फिर से बोलना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार डेटा सिर्फ टेलीमेट्री नहीं था, ये एन्क्रिप्टेड था, ये असंभव था। वॉयेजर में एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल नहीं है। इसका निर्माण 1970 के दशक में हुआ था। फिर भी जब मिशन कंट्रोल ने बाइनरी स्ट्रीम को डिकोड किया तो उन्हें मूल गोल्डन रिकॉर्ड ट्रांसमिशन का एक बदला हुआ रूप मिला, वही संदेश जो हमने 1977 में अंतरिक्ष में भेजा था। लेकिन यह वाला अलग था। ऑडियो सैंपल को पुनर्गठित किया गया था, मानव आवाज़ें उल्टी दिशा में बजाई गई थीं, संगीत की पिच बदल दी गई थी और तारामंडलों के चार्ट उल्टे दिखाए गए थे। कवर पर अंकित कुछ निर्देशांक अब पृथ्वी की ओर नहीं बल्कि उन अंतर तारकीय शून्यों की ओर इशारा कर रहे थे जहां तारे मौजूद नहीं हैं। ऐसा लग रहा था मानो वॉयेजर का अपहरण कर लिया गया हो और उसके संदेश को इस तरह बदल दिया गया हो कि वह यह न कहे कि हम यहाँ हैं, बल्कि यह कहे कि हम अब सुन रहे हैं। गोल्डन रिकॉर्ड की असामान्य घटना के बाद जब वॉयेजर 2 के सिस्टम की समीक्षा की गई तो इंजीनियरों ने एक चौंकाने वाली खोज की। अंतरिक्ष यान के ऑनबोर्ड कंप्यूटर में कई कमांड सब कंटिन्यू को फिर से लिखा गया था। न तो वे दूषित हुए थे, न ही उनमें कोई गड़बड़ी हुई थी, बल्कि उन्हें फिर से लिखा गया था। कोड की वे पंक्तियां जो 46 वर्षों से अपरिवर्तित थीं, अचानक ऐसे सिंटैक्स के साथ अपडेट हो गईं जिन्हें वॉयेजर के प्रोसेसर समझ ही नहीं पाते थे। किसी तरह वॉयेजर अपने मूल प्रोग्रामिंग से बाहर के निर्देशों को निष्पादित कर रहा था। ये नए रूटीन पृथ्वी से नहीं आए थे, ये नासा से भी नहीं थे, ये किसी जमीनी प्रसारण से भी नहीं थे। ये आंतरिक थे, मानो अंतरिक्ष यान को कहीं और से कोई संकेत मिला हो और उसने उसका पालन किया हो। सबसे भयावह बात यह थी कि पुनर्लिखित उपरूटीन एक विशिष्ट कार्य की ओर इशारा कर रहे थे, लंबी दूरी का प्रसारण, लेकिन पृथ्वी की ओर नहीं बल्कि गहरे अंतरतारकीय अंतरिक्ष की ओर। इसका मतलब यह था कि वॉयेजर अब केवल सुन नहीं रहा था बल्कि प्रतिक्रिया दे रहा था, और हमें नहीं पता कि उसने क्या कहा। इस खोज के कुछ ही घंटों के भीतर जापान, चिली और ग्रीनलैंड सहित कई वैश्विक वेधशालाओं को बिना किसी स्पष्टीकरण के अपने उपकरणों को पुनर्निर्देशित करने का आदेश दिया गया। उनके लक्ष्य अंतरिक्ष के 3 विशिष्ट क्षेत्र थे जो वॉयेजर 2 के प्रसारण की दिशा से मेल खाते थे। साथ ही एक यूरोपीय रक्षा एजेंसी से लीक हुए एन्क्रिप्टेड संचार में वेक प्रोटोकॉल नामक किसी चीज़ का उल्लेख किया गया था। यह प्रोटोकॉल, जिसे लंबे समय से शीत युद्ध की काल्पनिक कहानी माना जाता था, एक बहु एजेंसी निर्देश है जो केवल पुष्ट संपर्क परिदृश्यों के लिए आरक्षित है, विशेष रूप से उन मामलों में जिनमें स्वचालित जांच बाहरी प्रतिक्रियाओं को सक्रिय करती है। इसमें गोपनीय उपग्रहों को लॉकडाउन करना, कुछ आवृत्ति श्रेणियों को निलंबित करना और दूरबीन सरणियों को काइपर बेल्ट के बाहरी क्षेत्रों की ओर पुनर्निर्देशित करना शामिल है। क्यों? क्योंकि एक बार जब कोई मशीन मानवीय स्वीकृति के बिना संदेश भेजती है तो हम पहले संपर्क पर नियंत्रण खो देते हैं और दुनिया की शक्तियों को सबसे बुरे की आशंका करनी पड़ती है कि कोई न कोई या कुछ ऐसा जवाब दे सकता है जिसे हम स्वीकार करने के लिए तैयार न हो। फिर एक नई विसंगति सामने आई। ठीक 41 मिनट की अवधि के लिए कई उपग्रहों और जमीनी स्टेशनों ने एक ऐसी घटना का अनुभव किया जिसे अस्थायी प्रतिध्वनि कहा जाता है, एक सिग्नल लूप जिसमें डेटा पैकेट पूरी तरह से एकरूपता में दोहराए जाते थे, मानो एक ही क्षण और टेलीमेट्री बार बार चल रही हो। लेकिन ये अभिलेखागार नहीं थे। ये लाइव फीड इस तरह से विकृत हो गए थे कि ऐसा लग रहा था मानो समय ही गड़बड़ा गया हो। इस दौरान वॉयेजर 2 का डेटा, साथ ही सौर अवलोकन और अन्य असंबंधित प्रोबों से प्राप्त टेलीमेट्री डेटा लगातार लूप में चलता रहा। कुछ भौतिकविदों का मानना है कि यह कोई संयोग नहीं था बल्कि वॉयेजर के स्थान के निकट एक स्थानीयकृत अंतरिक्ष समय विरूपण के कारण उत्पन्न एक नियंत्रित तरंग थी। यदि यह सच है तो इसका अर्थ है कि जो भी इस यंत्र के साथ संपर्क कर रहा है वह केवल बुद्धिमान नहीं है। यह समय क्षेत्रों में हेरफेर करने, कार्य कारण को मोड़ने या विभिन्न आयामों में जानकारी प्रक्षेपित करने में सक्षम हो सकता है। और इसीलिए विश्लेषण में शामिल खगोल भौतिकविदों के एक समूह ने इस घटना को प्राचीन पौराणिक कथाओं से लिए गए नाम क्रोनोस ब्लूम से संबोधित किया, क्योंकि यदि समय को छुआ गया था तो हमारे ब्रह्मांड के नियम ही बदल गए और आखिरकार ऐसा हो ही गया।
क्रोनोस ब्लूम के 2 दिन बाद नॉर्वे और न्यूजीलैंड में स्थित दूरस्थ कम शोर वाले निगरानी केंद्रों ने एक ऐसे सिग्नल को पकड़ा जो अंतरतारकीय अंतरिक्ष से आया था और हमारे वायुमंडल से होकर गुजरा था। यह कोई परावर्तन नहीं था, न ही आयनमंडल से टकराकर वापस आया था। सिग्नल सीधे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया, मानो लेजर जैसी सटीकता से। यह नैरो बैंड उच्च आवृत्ति वाला था और इसमें उपहार्मोनिक्स शामिल थे जो वॉयेजर की विसंगति से मेल खाते थे। सबसे भयावह बात यह थी कि यह सिग्नल पृथ्वी के सिस्टम में समाहित हो गया, समुद्री सेंसरों, मौसम, उपग्रहों और यहाँ तक कि प्रशांत महासागर में फैले संचार बुआओं पर भी सवार हो गया। दूसरे शब्दों में कहें तो यह सिर्फ गुजरा नहीं बल्कि यहीं रुक गया। अब यह सिग्नल हमारे वैश्विक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। कोई नहीं जानता कि यह क्या कर रहा है, कोई नहीं जानता कि इसे किसने ट्रिगर किया। लेकिन एक बात साफ है, वॉयेजर 2 ने जिसे भी जगाया, जिससे भी संपर्क किया, उसने हम तक पहुंचने का रास्ता खोज ही लिया। जब अंतर्राष्ट्रीय ध्यान वॉयेजर 2 और उसके रहस्यमय संकेत पर केंद्रित था, तब ब्राजील के स्वतंत्र खगोलविदों की एक टीम ने एक ऐसी खोज की जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 1990 के दशक के पुराने इंफ्रारेड आकाश मानचित्रों का अध्ययन करते हुए उन्होंने एक धुंधली ठंडी वस्तु का पता लगाया जो वॉयेजर 2 के समान पथ पर चल रही थी, लेकिन जिसे कभी सूचीबद्ध नहीं किया गया था। यह धीमी, धुंधली और पूरी तरह से शांत थी। आगे के विश्लेषण से पता चला कि यह वस्तु कम से कम 1981 से ही गहरे अंतरिक्ष में मौजूद थी, वॉयेजर 2 से दूरी बनाए हुए थी, लेकिन पृथ्वी के रडार की चपेट में कभी नहीं आई थी। सवाल उठा, क्या यही इस विसंगति का स्रोत हो सकता है? क्या यह वस्तु वॉयेजर 2 का इस्तेमाल छलावे या प्रभाव बढ़ाने के लिए कर रही थी? उन्होंने इसे इकोड 0 नाम दिया। और जो बात इसे और भी ज्यादा परेशान करने वाली थी वह यह थी कि यह बेतरतीब ढंग से नहीं चल रही थी। यह एक लघुगणकीय सर्पिल का अनुसरण कर रही थी, एक ऐसा आकार जो अक्सर प्राकृतिक नियमों से जुड़ा होता है, लेकिन कुछ प्राचीन स्थलीय आकृतियों जैसे समुद्री सीपियों, आकाश गंगाओं और स्वर्ण अनुपात में भी पाया जाता है। इसका तात्पर्य यह था कि इकोड 0 जो भी हो, यह जानबूझकर यात्रा कर रही थी और गणित का उपयोग न केवल गति के साधन के रूप में बल्कि छलावरण की भाषा के रूप में कर रही थी। फिर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हस्तक्षेप किया, जिसे बिना किसी सार्वजनिक घोषणा के वॉयेजर 2 और आने वाले सिग्नल के निर्देशांकों के बीच के अंतरिक्ष का अवलोकन करने के लिए निर्देशित किया गया। इसने जो पाया वह एक अकेली वस्तु नहीं थी, बल्कि परावर्तक पिंडों का एक समूह था जो अवरक्त स्पेक्ट्रम में मुश्किल से दिखाई दे रहा था। ये पिंड एक साथ गति कर रहे थे, परिक्रमा नहीं कर रहे थे, बल्कि एक समूह के रूप में बह रहे थे, जैसे मछलियों का झुंड अदृश्य धाराओं के साथ प्रतिक्रिया कर रहा हो। वैज्ञानिकों ने इसे एक समन्वित संरचना का नाम दिया, एक ऐसा पैटर्न जो प्राकृतिक वस्तुओं में इतने बड़े पैमाने या दूरी पर पहले कभी नहीं देखा गया था। वेब के स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा ने इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात का खुलासा किया। इन पिंडों के रासायनिक संकेतों में विचित्र मिश्र धातुएं शामिल थीं, जिनमें ऐसे तत्व भी थे जिनकी अर्ध आयु इतनी अस्थिर थी कि उन्हें बहुत पहले ही विघटित हो जाना चाहिए था। फिर भी वे यहाँ स्थिर समूहबद्ध रूप में मौजूद थे और हमारे ही संकेतों को हम पर वापस प्रतिबिंबित कर रहे थे। अचानक कहानी बदल गई। ये सिर्फ वॉयेजर 2 के अवलोकन के बारे में नहीं था, ये पृथ्वी के अध्ययन के बारे में था, हमारी मशीनों के चारा बनने के बारे में था। जेम्स वेब डेटा लीक के तुरंत बाद दुनिया भर की साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने एक चिंताजनक पैटर्न की सूचना दी। वैश्विक डेटा ट्रैफिक के मुख्य भाग में टेराबाइट्स में फैले दैनिक शोर के बीच उन्हें कम आवृत्ति वाले पैकेट मिले जो किसी भी जांच प्रोटोकॉल से संबंधित नहीं थे। ये पैकेट दुर्भावनापूर्ण नहीं थे, इनसे कोई अलर्ट नहीं मिला, लेकिन ये लगातार आते रहे और क्लाउड सर्वरों, पानी के नीचे बिछी केबलों और यहाँ तक कि सरकारी उपग्रह फीडों में भी खुद को दोहराते रहे। MIT की एक टीम ने इस पैटर्न को अलग किया और इसके मूल संकेत का पता लगाया, जो वॉयेजर 2 के अंतिम विस्फोट के समान हार्मोनिक प्रोफाइल था। जरा इस पर गौर कीजिए। अरबों किलोमीटर दूर से आया एक अंतरिक्ष संदेश पृथ्वी के डिजिटल तंत्र में प्रवेश कर गया था। यह किसी वायरस के रूप में नहीं, बल्कि एक अंतर्निहित संकेत के रूप में था, मानो बिना स्वर वाला कोई गीत जो हमेशा पृष्ठभूमि में बजता रहता है और धीरे धीरे मशीनों के आपस में संवाद करने के तरीके को बदल देता है। कुछ लोगों के लिए यह संचार का एक उत्कृष्ट रूप था, दूसरों के लिए यह डिजिटल आत्मसात्करण की शुरुआत थी, क्योंकि जब कोड उन प्रणालियों में गूंजने लगता है जिन्हें उसने कभी छुआ भी नहीं था, तो वह प्रणाली हमारी नहीं रह जाती। और फिर अचानक कुछ रुक गया। जैसा कि हम जानते हैं, अंतरिक्ष पृष्ठभूमि विकिरण से भरा हुआ है, ब्रह्मांड की सरसराहट, बिग बैंग के अवशेष।
लेकिन 18 मिनट तक चिल्ली दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में स्थित रेडियो दूरबीनों के एक समूह ने उस ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि के पूरी तरह गायब होने को रिकॉर्ड किया। न कोई स्टैटिक, न कोई झिलमिलाहट। ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड शांत हो गया हो। कई बार कैलिब्रेशन करने के बाद सिग्नल वापस आ गया, लेकिन शोधकर्ताओं ने कुछ बेहद असामान्य देखा। पृष्ठभूमि पहले जैसी नहीं थी। उसका फेज बदल गया था, उसकी ध्वनि और आकार थोड़ा विकृत हो गया था, जैसे कोई रिकॉर्डिंग बीच में रोक दी गई हो और फिर थोड़ी अलग पिच के साथ दोबारा शुरू की गई हो। यह बदलाव आकस्मिक नहीं था। यह वॉयेजर 2 से प्राप्त अंतिम जांच सिग्नल के समय और तरंग रूप से बिल्कुल मेल खाता था। तभी वैज्ञानिकों के एक छोटे लेकिन बढ़ते समूह के बीच एक परिकल्पना उभरी। क्या यह सन्नाटा कोई खराबी नहीं बल्कि एक रीसेट था? क्या यह ब्रह्मांड बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ था, बल्कि कुछ नया डालने के लिए बस कुछ समय के लिए ओवरराइट किया गया था? हमने वॉयेजर 2 को आशा के प्रतीक के रूप में ब्रह्मांड में भेजा, ब्रह्मांडीय सागर में तैरती एक बोतल की तरह, इस सपने के साथ कि शायद कहीं कोई इसे खोज ले। लेकिन क्या होगा अगर यह न मिले? क्या होगा अगर इसकी उम्मीद पहले से ही थी? क्या होगा अगर हमारा संदेश शून्य में फुसफुसाहट न होकर संयोग से नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से दिया गया एक निमंत्रण हो? क्योंकि धातुई स्पंदनों और पुनर्लिखित कोड से लेकर ब्रह्मांड की खामोशी तक सब कुछ संयोग की ओर नहीं बल्कि प्रतिक्रिया की ओर इशारा करता है। बाहर किसी ने हमें यूं ही नहीं देखा, यह इंतजार करता रहा, और अब ये हमारी ही रचनाओं, हमारी मशीनों, हमारे नेटवर्कों का इस्तेमाल करके जवाब दे रहा है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि वे सुन रहे हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या उन्होंने कभी सुनना बंद किया था? शायद वॉयेजर 2 ने किसी अलौकिक चीज़ की खोज नहीं की, शायद इसने किसी प्राचीन चीज़ को सक्रिय कर दिया। कुछ ऐसा जो हमेशा से जानता था कि हम खोजते हुए आएंगे, कुछ ऐसा जिसने हमेशा से जवाब देने की योजना बनाई थी, और अब जब उसने जवाब दे दिया है तो बातचीत पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। तो अब बस यही सवाल बचा है, हमने किसे जगाया और क्या हम उस जवाब को झेल पाएंगे? अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।